हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रैपिड गुरुकुल में। पिछले वीडियो में हमने दास वंश के बारे में देखा था। जैसा कि हमने देखा था, जो संतलत काल है वो 4 वंशों में बंटा था। जो पहला था वो गुलाम वंश यानी कि दास वंश, उसे हम ममलूक वंश के बारे में ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो उसका हमने कर लिया था, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया था और उसको देख भी लिया था। तो आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दूसरे वंश यानी कि खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये खिलजी वंश है, इसकी जो शुरुआत है वो दास वंश के अंतिम शासक जो क्यूमर्स थे उनकी हत्या करके एक नया वंश बनता है, जिसे हम खिलजी वंश कहते हैं। तो जो ये खिलजी वंश है वो मात्र 30 वर्षों का काल था। 1290 से 1320 एडी के मध्य में इसका कार्यकाल था। लेकिन इस 30 वर्षों के कार्यकाल में एक शासक उभरता है जिसका नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी। उससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो चलिए देखते हैं हम और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो एक खिलजी वंश है, इसके जो संस्थापक हैं वो जलालुद्दीन खिलजी हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। वो इसके संस्थापक थे, खिलजी वंश के संस्थापक। साथ ही जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे वो दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे, जिसने दक्षिण भारत को जीतने की योजना बनाई थी। जलालुद्दीन खिलजी, इससे पहले किसी और ने योजना नहीं बनाई थी दक्षिण भारत को विजय करने के लिए। तो इन्होंने दक्षिण भारत को जीतने की योजना बनाया और इस योजना का नेतृत्व उसने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था और भतीजा भी था। पहले भतीजा था, बाद में उसकी पुत्री से विवाह हो जाता है तो ये दामाद बन जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के पिता थे शिहाबुद्दीन खिलजी, जिनकी मृत्यु जब अलाउद्दीन छोटा था तभी हो गया था। तो इसका लालन पालन पोषण, जो भी इसकी देख रेख, सारा सब कुछ जलालुद्दीन खिलजी करते थे। तो यह जो अलाउद्दीन खिलजी है ये एक युग सेनापति बनकर उभरता है। इसलिए जो जलालुद्दीन खिलजी हैं वो दक्षिण विजय का, जो दक्षिण भारत का नेतृत्व है वो अलाउद्दीन खिलजी को दे देते हैं। और जैसा हमने देखा भी कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो दक्षिण विजय का नेतृत्व करते हुए दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत से उसे यथा संपत्ति मिली और उसके मन में विश्व विजेता बनने की इच्छा प्रकट हुई। जब वो दक्षिण भारत पे आक्रमण करता है तो उसे दक्षिण भारत से बहुत सारी संपत्ति मिलती है, जिसमें से वह बहुत सारे संपत्ति को अपने पास छिपा लेता है और कुछ ही संपत्ति अपने चाचा को देता है, जलालुद्दीन खिलजी को देता है। तब उसके मन में विश्व विजेता बनने की इच्छा प्रकट होती है, सिकंदर के जैसे। तो इसी क्रम में उसने अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया, यानी कि उसने अपने चाचा को मार दिया और गद्दी पर बैठ गया। तब यहाँ से शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का काल। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में इसने शासन किया। साथ ही जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका प्रारंभिक नाम अली या गुरुसाब था। अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम लिख देंगे अली या गुरुसाब था। उसके बचपन का नाम, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अली किसका नाम था, किसके बचपन का नाम था, या अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था, तो अली या गुरुसाब था। साथ ही जो अलाउद्दीन खिलजी है वो 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात में ही उसने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा। जब वो गुजरात पर आक्रमण करता है तो वहाँ वो उसे मलिक काफूर मिलता है, जिसे वो 1000 दिनार में खरीदता है। इसीलिए जो मलिक काफूर है उसको 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है। बाद में आगे चलकर जो मलिक काफूर है वो अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति बन जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मलिक काफूर। तो मलिक काफूर कहाँ से अलाउद्दीन को मिलता है, तो गुजरात विजय के समय में अलाउद्दीन को मलिक काफूर मिलता है। और ये जो मलिक काफूर है एक हिजड़ा रहता है। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो
विद्वान भी थे और कवि भी थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे अमीर खुसरो। इसे सिकंदर ए सैनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर के जैसे, तो उसे सिकंदर ए सनी भी कहते हैं। सिकंदर ए सनी का अर्थ होता है दूसरा सिकंदर, लेकिन चूंकि इसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, फिर भी इसे सिकंदर ए सनी के नाम से जाना जाता है। अब आता है विद्रोह को दबाने का प्रयास। क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने चाचा को मारकर गद्दी हासिल किया था, इसलिए जो उस टाइम के अमीर थे और अन्य शासक थे वो इसका विद्रोह करते थे। तो उसी विद्रोह को दबाने के लिए इसने 4 अध्यादेश जारी किया था। उस चारों अध्यादेश का जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो चलिए देखते हैं वो कौन से अध्यादेश थे। पहला जो अध्यादेश था वो दान, उपहार, पेंशन में दी गई जमीन वापस ले ली। मतलब कि जो भी अमीर लोग थे उनको जो दान दिया जाता था, उपहार दिया जाता था या पेंशन दिया जाता, उसमें ज़मीन दिया जाता था, तो उसने उस ज़मीन को वापस भी ले लिया। और वापस लेने के बाद भी और फिर बाद में उन्हें ना दान में, उपहार और पेंशन में ना कोई ज़मीन दी जाती थी। इससे यह करने का उसका यह कारण था, वो सोचता था कि जब उनके पास यह सब रहेगा ही नहीं तो वो आक्रमण कैसे करेंगे या विद्रोह कैसे करेंगे, इसलिए उसने यह नीति अपनाई कि दान, उपहार, पेंशन में दी गई जमीन वापस ले ली। जो दूसरा इसका था, अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। यहाँ इसका करने का यह मकसद था कि जो भी यह गुप्तचर थे वो बाजार या फिर इधर उधर बिखरे हुए थे और समाचार ला देते थे कि अगर कोई विद्रोह हो या रचा जा रहा है तो उसे पहले ही पता चल जाता था, जिससे वह तैयार हो सके। और तीसरा, शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध। जो ये शराब, भांग, जुआ है इस पर उसने इसलिए प्रतिबंध लगाया कि जो अमीर लोग थे वो लोग महफिल जमाते थे, शराब पीते थे या भांग पीते थे और जुआ, उस टाइम वो रचते थे कि कैसे मतलब इसको जलाउद्दीन को मारा जाए, अलाउद्दीन को मारा जाए। तो उसे ऐसा लगता था, इसलिए उसने इस पे भी प्रतिबंध कर दिया, ना ये रहेगा, ये सब रहेगा और ना ही लोग महफिल जमा पाएंगे, ना ही कोई निर्णय ले पाएंगे। फिर अगला आता है अमीर सरदारों के दावतों, विवाहों, संबंधों पर प्रतिबंध। जैसा कि इसने शराब, भांग, जुआ पर प्रतिबंध लगाया था, वैसे वही कारण था चौथा भी कि अमीर सरदारों की दावतों, जो अमीर लोग थे उनकी दावतों पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि अमीर के घर नहीं जाएंगे तो वो कोई बात नहीं कर पाएंगे, तो इसके प्रति विद्रोह नहीं कर पाएंगे। और जो अमीर से विवाह पे भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये 4 जो हैं अध्यादेश एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन ने जो विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे, वो चारों अध्यादेश एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसे आप जरूर से याद रख लें। अब आता है सैनिक सुधार। तो अलाउद्दीन ने सैनिक सुधार में भी बहुत काम किया था। वो पहला सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना का निर्माण किया। चूँकि इसने अपने चाचा को मारकर गद्दी हासिल की थी, इसीलिए इसे अमीरों से दिक्कत तो था ही, और इस सेनाएं भी इससे बहुत दुखी थीं और जनता भी इससे बहुत दुखी थी। इसलिए वह सेना को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था और मजबूत बनाना चाहता था, ताकि भविष्य में अगर कोई विद्रोह हो तो उसकी सेना इसके साथ रहे। इसीलिए इसने अस्थायी सेना का निर्माण किया। पहले जो होता था अस्थायी सेना रहती थी कि जब विद्रोह होता था या कहीं पे युद्ध होता था तब सेना में लोगों को ले लिया जाता था और फिर जब विद्रोह खत्म हो जाता था तो उनको वापस उनके घर भेज दिया था कुछ ज़मीन देकर। लेकिन इसने अस्थायी सेना बनाई, जो एक बार सेना बन गया तो वो सेना ही रहेगा, और साथ ही उनको नियमित वेतन दिया, जिससे सैनिक जो हैं बहुत खुश रहते थे और इसके साथ रहते थे। फिर अगला इसने क्या किया, भारत में पहली बार इसने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की, और साथ ही सैनिकों के हुलिया की प्रथा भी शुरुआत की गई। जैसे इस टाइम फिंगरप्रिंट वगैरह लिया जाता है, पता चल जाता है ये कौन सा आदमी है, उस तरह उसने पहले शुरुआत की कि सैनिकों की हुलिया से ऐसा कुछ कि पता चल जाए ये कौन सा सैनिक है। फिर आगे इसने
यहाँ पे है वो पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अब आता है राजस्व कर या व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत जो पहले के शासक थे वो 1/3 कर लेते थे, लेकिन इसने जो लगान लिया था वो 1/2 निर्धारित किया, यानी कि यह 50% कर लेता था। और इसका लेने का यह एक बड़ा रीज़न था कि उस टाइम मंगोलों का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता था और अपने आप को मजबूत बनाना चाहता था ताकि कोई आक्रमण करे तो वो हारे नहीं बल्कि जीत जाए, इसलिए इसने कर लगाया 1/2 निर्धारित किया, 50% कर लगाया। साथ ही इसने राजस्व एकत्रित करने के लिए दीवाने मुक्तराज नामक नए विभाग की स्थापना की। जैसे ये मुक्तराज जो है, दीवाने मुक्तराज विभाग जो है, राजस्व कर को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था और उसके जो प्रमुख थे वो मुक्तराज थे। फिर उसने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था शुरू की। उसके अंतर्गत उसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत उसने दीवाने रियासत यानी वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी। साथ ही माप तौल में बेईमानी को रोका। ऐसा कहा जाता है कि पहले लोग बहुत ज़्यादा माप तौल में बेईमानी करते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी आदमी माप तौल में कोई बेईमानी करता था, जितना वो बेईमानी करता था उसके शरीर से उतना हिस्सा या उतना जो है काट लिया जाता था पोर्शन, जितना वो बेईमानी करता था। तो यह बहुत ही कठोर था, इसलिए लोग इसका पालन भी करते थे और इससे डरते भी थे। अब आता है साम्राज्य विस्तार। तो जो इसका साम्राज्य विस्तार है वह गुजरात, बंगाल, चित्तौड़, दक्षिण भारत आदि पर अभियान चलाया था। इसने इन सब पर अभियान चला और सभी को जीता भी था। उसी समय जो सेनापति जफर खान मंगोलों से लड़ते समय मारा गया। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता कि जो जफर खान है वो उसका बहुत ही एक बहादुर सेनापति था, तो उसका जो मृत्यु है वो मंगोलों से लड़ते समय हो गया था। तो इससे यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दक्षिण भारत पर अभियान मलिक काफूर ने 1306 ईस्वी में किया था। ये मलिक काफूर है। इससे यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो किसके साथ मिलकर दक्षिण भारत को जीता था, तो वो मलिक काफूर से मिलकर जीता था। जिसको ये मलिक काफूर है जो कि एक हिजड़ा था, जिसको उसने गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा था, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था 1306 ईस्वी में। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किए थे, वो भी 6 बार आक्रमण किए थे। तो यहाँ से यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किए, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किए थे, वो भी 6 बार आक्रमण किए थे और हर बार अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जीत गया था। चूँकि इसने इतना सब कुछ किया था, राजस्व कर लगाया था, बाजार नियंत्रण किया था, सैनिकों के लिए व्यवस्था की थी, तो यह मजबूत हो गया था, इसलिए यह कभी भी हारा नहीं। फिर आती है रानी पद्मावती। तो ये जो रानी पद्मावती है, एक मूवी था पद्मावत, जिसके अंतर्गत ये कहानी दिखाई गई है। चूँकि इसका पुख्ता कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक मलिक मोहम्मद जासी हैं, उनकी पुस्तक पद्मावत में इसका वर्णन किया गया है। तो यह जरूर से याद रख लीजिएगा अगर क्वेश्चन पूछता है किसकी पुस्तक में किया गया पद्मावत का, या पद्मावत किसकी पुस्तक, तो मलिक मोहम्मद जासी। तो जैसा कि जो पद्मावत मूवी आया था उसके अंतर्गत दिखाया गया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रानी पद्मावती को हासिल करना चाहता था और राजा रतन सिंह को, जो इनके पति थे, उनकी हत्या कर दी थी। चूँकि यह उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता है, आपने मूवी अगर देखा होगा तो आपको समझ भी आ जाएगा। तो ये जो रानी पद्मावती है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनके पति कौन थे, तो राजा रतन सिंह थे इनके पति रानी पद्मावती के। फिर जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके जो आखिरी दिन थे वो बहुत ही कष्ट के थे। जितने लोगों को उसने तकलीफ दी थी उन सबका जो है उसे लगा था,
उसके अंतिम दिनों में उसको बहुत ही तकलीफ़ हुआ था और बहुत ही तकलीफ़ों के बाद उसकी मृत्यु हुई थी 1316 ईस्वी को। फिर इसके बाद आते हैं मुबारक खिलजी। जो मुबारक खिलजी हैं वो 4 वर्षों तक यहाँ के शासक रहते हैं 1316 से 1320 ईस्वी के मध्य में। जो मुबारक खिलजी हैं इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। पहले सुल्तान जो है, सुल्तान की उपाधि लेने के लिए सब लोग खलीफा के पास जाते थे, तब सुल्तान की उपाधि लेते थे, लेकिन इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। और इसे कई लोग कहते थे कि ये पागल है, क्योंकि यह दरबार में कभी कभी नंगा ही आ जाता था या फिर स्त्रियों के जैसे वस्त्र धारण करके यह दरबार में आ जाता था, इसलिए इसे लोग पागल कहते थे और इसे बाद में गद्दी से हटा दिया गया। फिर आया नसरुद्दीन खुसरो खां, जो कि 1320 ईस्वी में यहाँ का शासक रहा। जो कि नसरुद्दीन खुसरो खां है वो जो है एक हिंदू था। बाद में इसने सुल्तान की उपाधि लेके यह ग्रहण किया था। तो जितने भी अमीर लोग थे इसका विद्रोह करते थे और बाद में इसे राजगद्दी से हटा दिया गया था। फिर उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ से तुगलक वंश स्टार्ट होता है। तो हम इसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तुगलक वंश के बारे में। अब हमने जो भी देखा है एक बार दोहरा लेते हैं इसको, फिर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने जो यह भारत के प्रथम सुल्तान थे जिसने दक्षिण भारत को जीतने की योजना बनाई थी, और इसका नेतृत्व इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद भी था, जैसा कि हमने देखा भी था। और उसने अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मारकर गद्दी हासिल की थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है वो 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में है। इसका बचपन का नाम अलिया गुरसाब था। साथ ही इसने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था गुजरात से, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे और सिकंदर सनी भी अलाउद्दीन को कहा जाता है। इसने विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। ये चारों अध्यादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने सैनिक सुधार भी किया था, जिससे जो सैनिक हैं इसके तरफ रहे हैं। उसके बाद इसने राजस्व कर व्यवस्था की, जिससे इसके पास धन संपदा ज़्यादा रहे। उसके बाद इसने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था शुरू की थी। फिर इसने जो साम्राज्य विस्तार किया था इसमें यह इम्पोर्टेंट है मलिक मोहम्मद जायसी, और इनका एक सेनापति था जफर खान, जो मंगोलों से लड़ते समय मारा गया था। फिर आते हैं मुबारक खिलजी, उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो खां। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा सल्तनत दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण शुरू करने के लिए जाना? कौन सा सुल्तान दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण तंत्र शुरू करने के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। इसने बाजार नियंत्रण शुरू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? जैसा कि हमने पिछले देखा भी, तो जो अमीर खुसरो है वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय जो शासक था वो रामचंद्र देव था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय हो गई थी? तो हमने देखा भी पीछे, जफर खां, जिसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते वक्त हो गई थी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने खलीफा के अधिकार को मानने को इनकार कर दिया था। यह इस्लाम धर्म को अपने सुल्तान जो पद था उससे अलग कर दिया था। इसने खलीफा के अधिकार को मानना इनकार कर दिया था। बस अब अगली वीडियो में हम देखेंगे तुगलक वंश के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और इस वीडियो का PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।